आज हम एक नई वीडियो लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यह वीडियो शिक्षक संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की यह वीडियो अभिक्रमित अनुदेशन विधि पर आधारित है। इस वीडियो में हम अभिक्रमित अनुदेशन के संप्रत्यय, अर्थ, अवधारणाएं, विशेषताएं, सोपान आदि के संबंध में पढ़ेंगे। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अध्ययन विधि को अभिक्रमित अनुदेशन अथवा अभिक्रमित अधिगम विधि भी कहते हैं। इसे व्यक्तिगत अनुदेशन, स्व अनुदेशन आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह शिक्षण की प्राचीनतम और आधुनिकतम तकनीक है। यद्यपि इसका प्रयोग प्राचीन काल में सुकरात ने अपनी प्रश्नोत्तर प्रणाली में किया था, इसलिए इसे प्राचीनतम विधि भी कहते हैं। लेकिन इसका जो आधुनिक डेवलपमेंट है वह B.F. स्किनर के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे आधुनिक तकनीक भी कहा जाता है। इस विधि के प्रणेता B.F. स्किनर हैं, जिन्होंने डॉक्टर प्रेसी के सहयोग से शिक्षा जगत को यह महान देन प्रदान की थी। यह व्यक्तिगत शिक्षण विधि है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक विद्यार्थी को या एक व्यक्ति को जो अनुदेशन सामग्री होती है वह एक व्यक्ति को ही प्रदान की जाती है। उसमें साथ में मिलकर के या समूह में कार्य नहीं किया जाता, इसीलिए इस विधि को व्यक्तिगत अनुदेशन विधि भी कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के लिए स्व अनुदेशन सामग्री की आवश्यकता होती है। इस सामग्री की सहायता से छात्र स्वयं ही अधिगम करता है। 1963 में भारत में सर्वप्रथम इस प्रणाली का श्री गणेश हुआ था। मीनिंग ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। अभिक्रमित शैक्षिक सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर उसे इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध करने की प्रक्रिया है जिसके सहारे अधिगमकर्ता जहाँ तक जानता है उससे आगे के अज्ञान व नवीन ज्ञान को स्वयं ही सीख सके। मतलब इसके अंतर्गत ये होता है कि अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटकर सीखने वाले यानी कि छात्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और वह इसके अंतर्गत एकदम बिल्कुल सक्रिय रह करके कार्य करता है और उसकी जितनी योग्यता होती है, उसकी जितनी क्षमता होती है, उसी के अकॉर्डिंग वह सीखता है और साथ ही सीखे हुए ज्ञान का भी परीक्षण स्वयं करता है कि उसने सही ज्ञान प्राप्त किया है अथवा गलत ज्ञान प्राप्त किया है। इसका परीक्षण भी उसे तत्काल प्राप्त हो जाता है। सामान्यतः हम यह कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन की ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता सक्रिय रहता है, तत्काल प्रतिपुष्टि करता है तथा अपनी गति से सीखते हुए आगे बढ़ता है। यानी कि जितना इसके अंतर्गत व्यक्ति में या विद्यार्थी में जितनी इसकी क्षमता होती है, जितनी इसकी योग्यता होती है, उसका स्तर होता है, उसी के अकॉर्डिंग वह नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है, उसी के अकॉर्डिंग वह आगे बढ़ता है। डेफिनेशंस। फ्रेड स्टोफल के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे घटकों की तार्किक क्रम में व्यवस्था की अभिक्रिया है तथा इस प्रकार की संपूर्ण अभिक्रमित अधिगम कहलाती है। यानी कि इसके अंतर्गत फ्रेड स्टोफल कहते हैं कि ज्ञान के छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में, यानी कि हम इसके अंतर्गत जो हमें कंटेंट बच्चों को पढ़ाना होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, अंशों में हम एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करके उसकी सामग्री को व्यवस्थित तरीके से बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं और विद्यार्थियों को उसको बांटते हैं, जिसको वे अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी गति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार सीखते हैं, समझते हैं और उसमें अपना कार्य, अपनी क्रिया करते हैं। और इस प्रकार की संपूर्ण अभिक्रमित कार्य को हम क्या कहते हैं? अभिक्रमित अधिगम कह लेते हैं, जिसमें वे तार्किक क्रम से आगे बढ़ते जाते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेड स्टोफल, the order of small components of knowledge in a logical order is the reaction of this type and this is called whole complex learning. कुकडियल के अनुसार अभिक्रमित अधिगम शिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक प्रत्यय है। अब कुकडियल क्या कहते हैं कि अभिक्रमित अधिगम शिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय, यानी शिक्षण की जो विधियां हैं, जितने भी मेथड्स हैं, उनको विस्तार से समझाने के लिए यह एक प्रकार का एक ऐसा संप्रत्यय है
जिसको स्पष्ट करने के लिए भी एक अन्य संप्रत्यय की एक प्रत्यय की आवश्यकता होती है, जिसमें ज्ञान के जितने भी अंश होते हैं, जितने भी हमारे जो कंटेंट हम विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, छोटे छोटे अंशों में बांट करके, एक दूसरे से संबंध करके, व्यवस्थित करते तार्किक क्रम में बांट दिया जाता है, जिसमें विद्यार्थी स्वयं कार्य करता है, स्वयं सीखता है, समझता है और आगे बढ़ता है। B.F. स्किनर के अनुसार, B.F. स्किनर स्वयं इसके जनक हैं, फाउंडर हैं। इन्होंने क्या कहा है इसके लिए? अभिक्रमित अधिगम शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। अब B.F. स्किनर शिक्षण को क्या मानते हैं? कला और सीखने का विज्ञान, जिसके माध्यम से विद्यार्थी सभी तरीके के ज्ञान को प्राप्त करता है। प्रोग्राम टीचिंग लर्निंग इज द आर्ट ऑफ टीचिंग एंड द साइंस ऑफ लर्निंग। स्मिथ तथा मूरे ने भी इस अभिक्रमित अनुदेशन को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा अवबोधों की ओर ले जाया जाता है। स्मिथ तथा मूरे क्या कहते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन जो विधि है, अधिगम की जो विधि है, वे अधिगम सामग्री को, यानी कि जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उससे संबंधित सामग्री को अलग अलग पदों में एक दूसरे से संबंधित जो पद होते हैं, वे किससे होते हैं, कैसे होते हैं? एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उनको एक श्रृंखला में व्यवस्थित करके किया जाता है और बच्चों में से बांट दिया जाता है, जिसके द्वारा छात्र को उनको परिचित पृष्ठभूमि से, यानी कि जो ज्ञान उन्हें प्राप्त है, वो पहले से जो ज्ञान उन्हें प्राप्त है, उसी ज्ञान के आधार पर वे एक नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं तथा जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा बोधों की ओर ले जाया जाता है। उसके माध्यम से जो कठिन तथ्य होते हैं, जो ज्ञान को हम प्रदान करना चाहते हैं विद्यार्थियों को, उसकी तरफ वे आगे बढ़ते हैं। Abstraction instruction is a process of arranging learning materials in a series of sequential terms by which students have a novelty from their familiar background and are led to complex suffix theories and understandings. अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा या मान्यताएं। छात्रों को प्रारंभ से ही उद्दीपन देना, यानी कि इसके अंतर्गत जो सामग्री होती है उसके माध्यम से, इसके द्वारा बच्चों को प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही क्या किया जाता है? मोटिवेट किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। छात्र अपनी योग्यता एवं स्तर के अनुसार सीखते हैं। अब इसके अंतर्गत जो छात्र होते हैं, छात्रों की क्या क्षमता है, क्या उनका स्तर है, कितनी वे योग्यता रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होना। अब जो भी वे क्रियाएं करते हैं इस सामग्री के माध्यम से, उस क्रिया के बाद में उन्हें तत्काल उसी समय उन्हें क्या मिल जाती है? फीडबैक मिल जाता है। छात्रों को सक्रिय रहना। इस सामग्री के माध्यम से कक्षा में बैठे हुए छात्र हमेशा क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। प्रत्येक पद अगले पद से संबंधित। इसके अंदर हम जितने भी छोटे छोटे जो पद बनाते हैं, वे सारे पद एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे पहला पद हमने बनाया, दूसरा पद उससे से संबंधित होता है, ऐसे ही तीसरा, पहला दूसरे से संबंधित, दूसरा तीसरे से संबंधित, तीसरा चौथे से संबंधित, इस तरीके से पद एक दूसरे से संबंधित होकर के आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन। इसके अंतर्गत बच्चों की क्या मनोदशा है, क्या उनका बिहेवियर है, क्या उनकी स्तर है, क्या कितनी उनकी बुद्धि, उसी के अकॉर्डिंग सिद्धांतों का इसमें पालन किया जाता है। अनुदेशन सामग्री के निर्माण में पुनर्बलन के नियमों का प्रयोग। अब जो हम अधिगम जो सामग्री का निर्माण करते हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का निर्माण करते हैं, उसके अंतर्गत हम बच्चों को फीडबैक देने के लिए, उनको पुनर्बलन देने के लिए नियमों का प्रयोग को ध्यान में रख कर के ही इस सामग्री का निर्माण किया जाता है। गलत अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति को रोकने में सहाय। अब गलत अनुक्रियाओं को रोकने में, अनुक्रियाओं को पुनरावृत्ति कैसे रोक सकते हैं? कि इसके अंतर्गत जब बच्चे अलग अलग पदों को पढ़ते हैं, एक पद को पे जो क्रिया करते हैं, उस क्रिया में अगर वे सही अनुक्रिया कर रहे हैं या गलत अनुक्रिया कर रहे हैं, उसके माध्यम से उन्हें उसी समय उनका फीडबैक मिल जाता है। गलत अनुक्रिया अगर वे करते हैं तो उसके लिए उन्हें अलग फीडबैक मिलता है, जिसके माध्यम से वे अपनी गलत अनुक्रिया का आंसर चेक करने के लिए अगले पृष्ठ पे जाएंगे, जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें पता चलता है कि उन्होंने ये क्रिया गलत की है।
तो इसके कारण जब उन्हें अपने अलग अलग उनके जब तत्काल प्रतिपुष्टि मिल जाती है तो उसके माध्यम से वे बार बार गलतियों को दोहराव से बच जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के लिए उपयोगी, इसमें उपचारात्मक शिक्षण कैसे है कि हम इसके अंतर्गत बच्चों की कमजोरियों का, उनकी गलतियों का हम पता लगा करके कि क्यों वो गलतियां करते हैं, क्या कारण है, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उनका उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। छात्र के स्वाध्ययन पर बल, इसके अंतर्गत जो हम इंस्ट्रक्शन सामग्री उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके अंतर्गत विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ करके उसे सीखना होता है। इसके माध्यम से उनमें सेल्फ स्टडी की भावना का विकास होता है। अनुशासन की समस्या का समाधान, जब बच्चे अपने सामग्री के साथ में हर समय प्रत्येक क्षण बिजी रहते हैं, अपने कार्य में मग्न रहते हैं, अपने कार्य में मन लगा के कार्य करते हैं, तो उसके माध्यम से क्या होता है, कक्षा में अनुशासन बना रहता है, एक डिसिप्लिन बना रहता है, क्योंकि वे एक दूसरे से बातें नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वे अपने कार्य को करने में लगे रहते हैं। विषय को छोटे छोटे पदों में श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत करना। भैया पहले भी हमने आपको बताया कि इसके अंतर्गत जो हमारा जो कंटेंट होता है उसको हम अलग अलग छोटे छोटे पदों के अंदर, यानी 2 या 3 लाइनों के एक पैराग्राफ के अंतर्गत हम उसको श्रृंखलाबद्ध कर देते हैं उनके पदों को। छात्रों की क्रियाओं का रिकॉर्ड रखना, अब इसके अंतर्गत जितने भी छात्र जितनी भी क्रियाएं करते हैं कि कौन सा छात्र कितना समय कर लगा रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अनुदेशन सामग्री व्यक्तिनिष्ठ होती है। व्यक्तिनिष्ठ क्यों होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम जो हमारा जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है हम अलग अलग स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अंतर्गत हम सामूहिक रूप से, आगे ये नहीं कि हमने एक इंस्ट्रक्शनल जो प्रोग्राम का जो हमारा मटेरियल है वो एक स्टूडेंट को दे दिया और स्टूडेंट को हमने साथ में बिठा दिया, ऐसा नहीं होता। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति एक स्टूडेंट को एक सामग्री दी जाती है, निर्देशनात्मक सामग्री दी जाती है, वही व्यक्ति वही विद्यार्थी उसमें सक्रिय रहता है। दूसरे स्टूडेंट को दूसरी सामग्री दी जाएगी, तीसरे को तीसरी दी जाएगी, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिनिष्ठ विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हम ग्रुप वर्क नहीं कर सकते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं, शिक्षण व्याख्या के विपरीत अभिक्रमित अनुदेशन विधि के द्वारा छात्रों को तत्काल जांच का अवसर प्राप्त होता है। अब इसके अंदर जब बच्चे अपना कार्य करते हैं तो उनके आंसर, जब वे क्रियाएं करते हैं कि उन्होंने क्रियाएं सही करी हैं या गलत, इसके लिए उन्हें तुरंत क्या मिल जाता है, फीडबैक मिलता है। वे उस आंसर को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो इसलिए उनके क्या मिल जाती है, तत्काल जांच का भी उन्हें अवसर प्राप्त होता है। इस विधि के द्वारा छात्रों को निरंतर स्वप्रेरणा का अवसर प्राप्त होता है और पुनर्बलम प्राप्त करने के लिए निरंतर सीखने का अवसर प्राप्त करते हैं। अब इसके अंतर्गत बच्चे स्वयं अपना कार्य करते हैं, उन्हें किसी प्रकार के टीचर की उन्हें आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पे टीचर उपलब्ध भी नहीं होता है। वे अब स्वयं उस सामग्री को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं और सीखते हैं और आगे का उसके जो क्रियाएं होती हैं उस पर अपनी अनुक्रियाएं देते हैं, और जिसके कारण उन्हें नवीन ज्ञान को सीखने का अवसर मिलता है। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों की कमजोरियों तथा कठिनाइयों का निदान कर उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था करता है। अब उपचारात्मक अनुदेशन की कि हम उनके कारणों का पता लगाते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी कमजोरियां हैं, उन कारणों का पता लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, उनका दूर करने की कोशिश करते हैं, उनके उपचार करने की कोशिश करते हैं। तो इसी जो हमारा जो अभिक्रमित अनुदेशन है वह भी इसी पर आधारित है कि हम इसमें विद्यार्थियों की कमजोरियों का कारणों का पता लगा करके उन कारणों को दूर करने की कोशिश करते हैं, उनका उपचार करने की कोशिश करते हैं, एक व्यवस्था करते हैं। छात्रों की अनुक्रियाओं के माध्यम से अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है और उसके पश्चात उनमें सुधार तथा परिवर्तन भी किया जाता है। छात्रों में अनुदेशन सामग्री के अध्ययन के समय अधिक तत्परता तथा जिज्ञासा रहती है, जिससे वे विषय वस्तु जल्दी समझ जाते हैं। छात्र की प्रत्येक अनुक्रिया उसे नया ज्ञान प्रदान करती है, यानी कि जो भी छात्र कार्य करते हैं या क्रियाएं करते हैं उस क्रिया से उन्हें अलग नया ज्ञान प्राप्त होता है। जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उससे अलग, उसी के माध्यम से उन्हें नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। अभिक्रमित सामग्री द्वारा सीखने से अपेक्षाकृत त्रुटियों की दर तथा गलतियों की दर काफ़ी कम रहती है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम एक गलती को दोबारा
दोहराने से बचते हैं, क्योंकि हमें जब गलतियां करते हैं, जब तक हमारी गलतियां सही नहीं होती हम आगे पदों पर नहीं बढ़ सकते। लेकिन हमने एक बार गलती करने के बाद में जब हम उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद में हम जब दोबारा से उस पद को पढ़ते हैं, उस फ्रेम को पढ़ते हैं, तो हमारा जो क्रिया होगी वो क्या होगी, सही होगी, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद में अपना कार्य किया है। इसलिए हम एक गलती को बार बार दोहराने से बच जाते हैं। अभिक्रमित सामग्री से छात्रों के पूर्व व्यवहारों तथा धारणाओं का विशिष्टीकरण किया जाता है। छात्रों को अपनी गति से विषय वस्तु सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं, यानी कि छात्र की क्या योग्यता है, क्या उसका स्तर है, क्या उसकी आयु है, उसी के अकॉर्डिंग अपने विषय वस्तु को सीखने के उसे अवसर प्राप्त होते हैं। अभिक्रमित सामग्री में प्रत्येक पद अपने आगे वाले पद को तार्किक क्रम में स्वाभाविक रूप से जुड़ा होता है, यानी कि प्रत्येक पद, यानी कि जो हम दूसरा पद बनाएंगे वह पहले वाले पद के आगे सीक्वेंस में ही बना हुआ होता है। ऐसे ही तीसरा पद दूसरे वाले की जो हमारा पद है उसके सीक्वेंस में आगे का बना होता है, यानी कि सारे पद जितने भी हम बनाएंगे वे सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, से संबंधित होते हैं। अभिक्रमित सामग्री को छोटे छोटे अंशों में श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। अभिक्रमित सामग्री व्यक्तिनिष्ठ होती है और उसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सीखता है। निर्देशन के सिद्धांत। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कुछ योजना का निर्माण किया जाता है। शिक्षण योजना निर्माण करते समय कुछ सिद्धांतों का पालन करना होता है। उसी तरह अभिक्रमित अनुदेशन के भी कुछ सिद्धांत हैं जिसके माध्यम से इसे हम सफल बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है लघु पदों अथवा छोटे पदों का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि कोई सीखने वाला यानी कि छात्र और भी अच्छी तरह से सीख सकता है। इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक पद में विद्यार्थी को अनुक्रिया करने के लिए रिक्त स्थान दिया जाता है और सही अनुक्रिया पर फ्रेम के साथ प्रस्तुत कर दी जाती है। दूसरा है पृष्ठ पोषण का सिद्धांत या तुरंत जांच का सिद्धांत। इसके अंतर्गत पृष्ठ पोषण यानी कि तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत होता है, जिसके अंतर्गत बच्चों को तुरंत प्रतिपुष्टि मिल जाती है, फीडबैक मिलता है। प्रतिपुष्टि से तात्पर्य है कि पढ़ते समय विद्यार्थी तत्पर होकर जो अनुक्रियाएं करता है उसकी तत्काल जांच होना। सह अनुक्रिया के लिए बालक को पुनर्बलन मिलना। इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को अनुक्रिया करने पर तत्काल फीडबैक मिल जाता है और जिसके कारण वे और अधिक सीखते हैं और सीखने की दिशा के लिए प्रेरित हो जाते हैं। फिर है थर्ड इसका पॉइंट सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत यानी सक्रियता का सिद्धांत। यह अभिक्रमित अनुदेशन की में इसके अंतर्गत विद्यार्थी अधिगम के समय पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है और वह अधिक उपलब्धि प्राप्त करता है। इस अनुदेशन प्रक्रिया में शिक्षार्थी को यानी कि छात्र को पदों को पढ़ने के लिए क्रिया करनी पड़ती है। अभिक्रमित अनुदेशन में शिक्षार्थी कार्य द्वारा अधिक सीखता है। फोर्थ है स्वगति का सिद्धांत। यानी जो स्वगति का जो सिद्धांत है वह व्यक्ति की यानी विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। इसके अंतर्गत छात्र फ्रेम को पढ़कर अनुक्रिया करता है और उसके पश्चात उत्तर की जांच करता है। उसके बाद में जब अपने उत्तर की जांच कर लेता है उसके बाद ही अगले पद पर जाता है। विद्यार्थी यदि सही उत्तर नहीं दे पाता है तो पुनः उस फ्रेम को पढ़ने के बाद सही उत्तर आने पर ही वह अगले पद पर जाएगा। इन सभी क्रियाओं में विद्यार्थी को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह अपनी क्षमता एवं गति के अनुसार कार्य करें, यानी कि इसमें आप विद्यार्थी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है कि उसे जल्दी जल्दी अपने कार्य को करना है या हम इसमें किसी के कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते किसी दूसरे स्टूडेंट से कि उस स्टूडेंट ने काम कर लिया है तुम अभी तक नहीं कर सके, तुम बहुत आलसी, इस तरीके से हम इसमें नहीं करते हैं, बल्कि इसमें विद्यार्थी को पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी गति से अपने कार्य को करे। समय के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर है स्व परीक्षण का सिद्धांत। इसके अंतर्गत इस सिद्धांत में विद्यार्थी विषय वस्तु के पदों अथवा फ्रेम के अध्ययन के बाद उसकी क्या तैयार करता है, रिपोर्ट तैयार करता है।
सभी निरीक्षण और मूल्यांकन के परिणामों का उचित लेखा जोखा रखा जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा किस प्रकार से अपनी क्रियाएं की जा रही हैं उन सभी बातों का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। विद्यार्थी की अनुक्रियाओं के रिकॉर्ड के आधार पर ही अनुदेशन सामग्री में सुधार एवं परिवर्तन किए जा सकते हैं। फिर है लास्ट तार्किक क्रम का सिद्धांत। इसके अंतर्गत अभिक्रमित अनुदेशन में पदों को तार्किक एवं व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है, जिसका अर्थ है कि पूर्ण पद में अगले वाले पद का संकेत मिल जाता है, यानी कि जो हम पद पढ़ रहे हैं उसके माध्यम से ही हमें यह पता लग जाता है कि आगे आने वाले पद में क्या दिया जाएगा, किससे संबंधित होगा। विद्यार्थी भी उस पर जाने के लिए उत्सुक रहता है। वह जिज्ञासा की पूर्ति के लिए क्रमबद्ध रूप से एक एक करके पदों का अधिगम करता है और विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। इसकी जो विषय वस्तु होती है वह उसका जो स्तर होता है वह कठिनाई वह होता है कि मतलब सरल से कठिन की ओर, सरलता से कठिन की हो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी ज्ञात से अज्ञात यानी कि जो बच्चों को जो नॉलेज पहले से है, पूर्व ज्ञान है, उसी ज्ञान के आधार पर उन्हें नवीन ज्ञान प्रदान करना। फिर है अभिक्रमित अधिगम के सोपान। सबसे पहला है इसमें उद्देश्यों का प्रतिपादन। अभिक्रमित अनुदेशन में सर्वप्रथम उद्देश्यों को लिखने के लिए ब्लूम के द्वारा जो उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है शिक्षण के अंतर्गत, उन्हीं के आधार पर हम इसमें भी उद्देश्यों का निर्माण करते हैं और उसी के आधार पर हम अभिक्रमित अनुदेशन में भी उद्देश्यों का प्रतिपादन करते हैं। फिर है प्रकरण का चयन। प्रकरण का चयन करने में विद्यार्थी या शिक्षक उप विषय का चुनाव करते हैं जिनका कार्यक्रम तैयार करना होता है। शिक्षक को प्रकरण ऐसा लेना चाहिए जिससे वे समझा सके कि इस प्रकरण में आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। प्रकरण का स्वरूप ऐसा हो कि उसकी व्यवस्था समुचित ढंग से की जा सके। अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों की पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। प्रकरण ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। चयनित प्रकरण का स्वरूप स्थायी तथा निश्चित होना चाहिए। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है पाठ्य वस्तु का विश्लेषण तथा क्रम का निर्धारण। विषय वस्तु का विश्लेषण करने के लिए उपभागों को तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित एक क्रम में होना चाहिए। उपभागों को यानी कि जो हमने फ्रेम्स बनाए हैं, अलग अलग छोटे छोटे जो पद बनाए हैं, वे तर्कपूर्ण ढंग से यानी कि क्रमबद्ध रूप से, श्रृंखलाबद्ध रूप से एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। उपभागों के भिन्न भिन्न तत्वों को तार्किक ढंग से व्यवस्थित करते हैं। पाठ्यक्रम की सूची तैयारी करते समय शिक्षा एवं अधिगम संबंध को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है अनुदेशन के प्रारूपों का निर्धारण। इसके लिए हमें कुछ निम्न जो पद दिए गए हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। जैसे इसे हम 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है पदों का आकार। पदों के आकार से तात्पर्य है कि विद्यार्थी एक समय में कितने पाठ्य वस्तु यानी कितनी विषय वस्तु को समझ सकता है और विद्यार्थी की व्यक्ति की आयु को ध्यान में रख करके ही हमें पदों के आकार को निश्चित करना चाहिए। फिर है पदों का लेखन। इसमें पदों का लेखन करना ही सबसे लेखन कार्य करना ही सबसे कठिन कार्य होता है। पाठ्य वस्तु लेखन में उद्दीपन अनुक्रियाओं को स्थान देना चाहिए। उद्दीपन यानी कि ऐसी क्रियाएं देनी चाहिए जिनके माध्यम से विद्यार्थी में मोटिवेशन हो, प्रेरणा प्राप्त हो, वे अपने कार्य को आगे करने के लिए उद्दीप्त हो, प्रेरित हो। फिर आता है अनुक्रिया का रूप। विद्यार्थी को सामान्यतः स्वयं अनुक्रिया करनी होती है। इसके लिए दिए गए 2 विकल्पों में से एक का चयन कर उद्दीपन के साथ ही अनुक्रिया की जाती है। फिर है उदाहरण प्रणाली। शिक्षक विद्यार्थी के लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, यानी कि शिक्षक अपने कंटेंट को, विषय वस्तु को समझाने के लिए कई प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करता है ताकि विद्यार्थी विषय वस्तु का जो ज्ञान है उनमें स्थायी रूप से हो सके। यानी कि जो ज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों को देना चाहता है
उस ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को अनेक प्रकार के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। फिर आता हमारा लास्ट इसके अंदर पॉइंट है अनुबोधक का रूप। अध्यापक के पदों में अतिरिक्त उद्दीपन का प्रयोग किया जाता है जो छात्रों की अनुक्रिया में सहायक होता है। इसे अनुबोधन का रूप कहते हैं। यह छात्रों की अनुक्रिया को प्रभावी बनाता है। फिर है लास्ट हमारा जो पॉइंट था वह है अभिक्रमित लेखन। अनुदेशन पदों का लेखन एक जटिल कार्य है। अनुदेशन पदों की रचना में विषय वस्तु के स्वरूप के अंतिम व्यवहार विकसित करने के लिए पहले से जो व्यवहार होते हैं उनके स्वरूप पर भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब छात्रों को जो पहले जो व्यवहार होता है उस व्यवहारों के स्वरूप को भी शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्तिगत जांच के आधार पर सुधार करने के बाद अनुदेशन का प्रथम रूप तैयार किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन के गुण। छात्र पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में अध्ययन करते हैं। यानी कि जो इसमें अनुदेशन का जो पहला गुण है वह है कि इसमें विषय वस्तु को जो कंटेंट होता है वह विद्यार्थियों के लिए छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत की जाती है जिससे उन्हें अपने ऊपर दबाव महसूस नहीं होता। शिक्षक की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यह सामग्री बच्चों को उनके द्वारा ही करनी होती है, इसलिए इसमें शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके अंदर सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जिन्हें पढ़ करके उन्हें अपना कार्य करना होता है। विद्यालय का होना आवश्यक नहीं होता क्योंकि इसके अंतर्गत हम जो कार्य कराना चाहते हैं वो हम कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर करा सकते हैं। छात्र स्वयं अपनी गति से सीखते हैं, यानी कि छात्र इसके अंतर्गत उनकी क्या क्षमता है, कितनी आयु है, क्या योग्यता है, इस अपने कार्य को करने के लिए वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए वे अपनी गति से ही अपना कार्य करते हैं। यह छात्रों को उनकी योग्यताओं, क्षमताओं तथा स्वगति से सीखने के अवसर प्रदान करती है। छात्र सीखते समय अधिक क्रियाशील एवं तत्पर रहता है क्योंकि इसके अंतर्गत जो क्रियाएं दी जाती हैं करने के लिए उनके माध्यम से छात्रों को मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, जिसके माध्यम से वे अपने कार्य को करने के लिए क्रियाशील और तत्पर रहते हैं। छात्र की सही अनुक्रिया को पुनर्बलन मिलता है, यानी कि उन्हें फीडबैक मिलता है कि जिसके माध्यम से उन्हें मोटिवेशन भी मिलता है और वे अपने कार्य को आगे करते जाते हैं। इसमें ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पदों पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि उनमें क्रियाओं को करने के लिए, यानी कि जिस कार्य को करने से बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। एक तो थ्योरेटिकल हम जो थ्योरी हम पढ़ाते हैं, व्याख्यान देके पढ़ाते हैं, उसके मुकाबले में अगर वे किसी कार्य को करके सीखते हैं तो जल्दी सीखते हैं और स्थायी भी रहता है विज्ञान। इसलिए इसके अंतर्गत ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पदों पर अधिक बल दिया जाता है। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि के द्वारा पुनर्बल मिलता है अतः सीखने के लिए स्वप्रेरित होता है। अध्यापकों में समुचित अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करने की योग्यता का विकास होता है। अभिक्रमित अनुदेशन के दोष। इसमें बालकों की रुचि तथा आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि इसके अंदर हम केवल बच्चों की उनकी योग्यता, स्तर आदि का ही ध्यान रखते हैं। हम यह नहीं देखते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट किसके अंतर्गत, किसमें उनकी रुचि है, उनकी क्या आवश्यकता है, इस पर इसमें विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इस तकनीक में अधिगम नियंत्रित परिस्थितियों में ही कराया जाता है। मतलब इस तकनीक में क्या होता है, जो अधिगम कराया जाता है ना, जो सिखाया जाता है उसकी परिस्थितियाँ नियंत्रित होती हैं, यानी कि हम जो मटेरियल बनाते हैं, जो हमने सामग्री बनाई है उसी के माध्यम से हम उन्हें कार्य कराते हैं, उसके अतिरिक्त हम कार्य नहीं करते। मतलब उसके माध्यम से हम उन्हें ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा हम उन्हें कोई और कार्य नहीं करा सकते। यह तकनीकी मेधावी छात्रों को अधिक प्रभावित नहीं करती, यानी कि जो बच्चे अधिक इंटेलिजेंट होते हैं या सृजनात्मक कार्यों में जिनकी रुचि होती है उनके लिए यह विधि अधिक प्रभावशाली नहीं होती। यह विधि केवल जो छात्र कमज़ोर होते हैं, औसत होते हैं, उनके लिए ही अधिक प्रभावशाली सिद्ध होती है। अभिक्रमित अनुदेशन की रचना करना कठिन है। इसके लिए मतलब इस अभिक्रमित अनुदेशन के लिए जो सामग्री का जो निर्माण किया जाता है उस सामग्री का निर्माण करना बहुत ही कठिन कार्य है। इस कार्य के लिए बहुत ही अधिक प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इस तकनीक के अंतर्गत उचित फ्रेम या पद तैयार करना कठिन कार्य है। इस तकनीक का प्रयोग करने के लिए
शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी कि इस प्रकार की सामग्री का निर्माण करने के लिए सबसे पहले अध्यापकों को, शिक्षकों को एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक होता है। प्रत्येक अध्यापक इस प्रकार की सामग्री का निर्माण नहीं कर सकता है। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विकास करना संभव नहीं है। सभी विषयों के शिक्षण में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि यह विधि जो है, इसके माध्यम से हम सभी विषयों को शिक्षण कार्य नहीं करा सकते हैं। यह विधि केवल कुछ प्रायोगिक जो विषय होते हैं उनके लिए ही उपयोगी होती है। अध्ययन के समय आने वाली समस्याओं का समाधान केवल शिक्षकों द्वारा संभव। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अध्ययन के समय छात्रों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको वे शिक्षकों के माध्यम से ही, उनके द्वारा, उनकी सहायता से ही दूर कर सकते हैं। लेकिन इस विधि के अंतर्गत शिक्षकों की इसमें आवश्यकता नहीं होती, शिक्षक उपस्थित नहीं होता है। इसके द्वारा निम्न स्तर के ज्ञानात्मक उद्देश्यों को ही प्राप्त किया जा सकता है।